हेनरी का नियम। तो आइए समझते हैं हेनरी का नियम क्या है। हेनरी का नियम है, सबसे पहले हम एक पात्र लेंगे, इस पात्र में हम पानी लेंगे और इस पानी वाले विलयन में हम O2 गैस एंटर कराएंगे, O2 गैस एंटर कराएंगे। अब इस विलयन के ताप को हम स्थिर रखेंगे, कि मतलब जो इसका टेम्परेचर है उसके साथ कोई भी छेड़छाड़ नहीं करेंगे, उसे वो कांस्टेंट रखेंगे। ठीक है। अब हम इस O2 गैस से विलयन में प्रेशर डालेंगे, प्रेशर मतलब दाब डालेंगे। इस गैस के दाब से जितनी भी गैस इस विलयन में घुलती जा रही है, तो घुलने वाली गैस की मात्रा है m। ठीक है। तो दाब और घुली हुई गैस की मात्रा दोनों एक दूसरे के समानुपाती होते हैं, मतलब m समानुपाती p के। m अब हम जब हम इसका समानुपाती हटाएंगे तो इजिकल टू लगेगा और KH स्थिरांक आएगा। p, अब ये हमने KH ही क्यों लिया? H हमें इसलिए लेना पड़ा क्योंकि ये नियम किसका है? हेनरी का नियम है। और जब ये हेनरी का नियम है तो उसका कुछ तो मान लेंगे, तो इसलिए हमने K के नीचे H लिया है। तो ये हमारा हेनरी का नियम है कि M इक्वल्स टू KHP। ठीक है फ्रेंड्स, आइए तो अब हम देख लेते हैं। तो हेनरी का नियम है, हेनरी के नियम के अनुसार स्थिर ताप पर, मतलब कि टेम्परेचर कैसा हो? कांस्टेंट हो। स्थिर ताप पर किसी गैस की द्रव में विलेयता, मतलब उसके घुलने की क्षमता, गैस के दाब के समानुपाती होती है। जैसे हमने ये बता दिया m समानुपाती है p के। अब जब हम ये समानुपाती हटाएंगे तो इजिकल टू KH हो जाएगा, तो m इजिकल टू KHP। अब आपको इसके ये भी लिखने होंगे कि m क्या है? घुली गैस की मात्रा, और KH क्या है? हेनरी नियतांक, और P क्या है? गैस का दाब। अब हम समझते हैं हेनरी के नियम की सीमाएं, जो कि इंपॉर्टेंट हैं। तो फर्स्ट है, यह नियम केवल आदर्श गैस के लिए मान्य है। यह नियम केवल आदर्श गैस के लिए मान्य है। सेकंड है, इसमें विलयन का ताप बहुत कम नहीं होना चाहिए। तीसरा है, गैस की विलेयता बहुत अधिक नहीं होनी चाहिए। फोर्थ है, यह नियम उन गैसों पर लागू होता है जो कि विलायक से क्रिया नहीं करते हैं। अब ये है हेनरी के नियम के अनुप्रयोग। तो फर्स्ट है शीतल पेय पदार्थ में, सेकंड है अधिक ऊंचाई पर ऑक्सीजन टैंक में, और इसमें थर्ड है समुद्री गोताखोर द्वारा। तो ये था हमारा हेनरी का नियम, आपको एग्जाम में ऐसे ही लिख कर आना है। अब हम देखेंगे हमारा दूसरा नियम। तो हमारा दूसरा नियम है कोलराउश का नियम। कौन सा नियम? कोलराउश का नियम। तो ये कोलराउश कौन थे? कोलराउश एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने वैद्युत अपघट्य के लिए एक नियम दिया। अब ये वैद्युत अपघट्य होता क्या है? ऐसे पदार्थ जिनके जलीय विलयन में इलेक्ट्रिसिटी, मतलब धारा प्रवाहित की जा सके, उस पदार्थ को वैद्युत अपघट्य कहते हैं। जैसे NaCl हो गया, HCl हो गया, KCl हो गया। तो ये सब क्या है? ये सब हमारे वैद्युत अपघट्य हैं। अब सबसे पहले हमने एक जार लिया, उसमें NaCl को घोल दिया, और NaCl घुलकर दो चीजों में टूटेगा, एक तो प्लस में, एक माइनस में। तो Na के ऊपर होगा प्लस, और जबकि Cl के ऊपर होगा माइनस। तो यही हमारा कोलराउश का नियम है। अब एग्जाम में कैसे लिख कर आना है आपको? अब एग्जाम में लिख कर आना है कोलराउश का नियम। तो कोलराउश के नियम के अनुसार अनंत तनुताप पर किसी विद्युत अपघट्य की मोलर चालकता विलयन में उपस्थित धनायनों तथा ऋणायनों की मोलर चालकताओं के योग के बराबर होती है। ठीक है, मतलब मोलर चालकता मतलब m। और क्या बोला है? अनंत तनुता पर। अनंत मतलब होता है इनफाइनाइट, मतलब लैम्डा m2 इनफाइनाइट। और कौन सा विलयन जा रहा है? NaCl जा रहा है, इजिकल टू। तो Na किस में टूट रहा है? प्लस में, जबकि Cl टूट रहा है माइनस में। और किस पर? अनंत तनुता पर। तो फिर यहाँ इसलिए आएगा इनफाइनाइट।
तो हमारा फॉर्मूला है लैम्डा m टू इनफाइनाइट NaCl इक्वल्स टू लैम्डा Na प्लस टू इनफाइनाइट प्लस लैम्डा Cl माइनस टू इनफाइनाइट। या फिर हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, ये NaCl की जगह आप यहाँ KCl भी ले सकते हो। तो Na की जगह आएगा K, उस पर आ जाएगा प्लस, और वो इस पर Cl पर तो है ही माइनस। अब हम देखेंगे कोलराउश के नियम का अनुप्रयोग। तो जो सबसे ज़्यादा पूछा जाता है तो वो अनुप्रयोग होंगे करेंगे हम। तो वो है हमारा वियोजन की कोटि ज्ञात करने में। किसी सांद्रता पर विद्युत अपघट्य की मोलर चालकता तथा अनंत अनुता पर विद्युत अपघट्य की मोलर चालकता के अनुपात को वियोजन की कोटि कहते हैं। तो इसका फॉर्मूला है वियोजन की कोटि इज इक्वल टू होगा किसी सांद्रता पर वैद्युत अपघट्य की मोलर चालकता, हो गया पूरा ये अपॉन, अब ये लिख देंगे कि अनंत अनुता पर वैद्युत अपघट्य की मोलर चालकता। आपको इसको जरूर लिख कर आना है क्योंकि एग्जामिनर फिर इसे ही देखकर नंबर देंगे। तो इसे अब इसमें लिखते हैं कि अल्फा इक्वल्स टू होता है लैम्डा m2c अपॉन लैम्डा m2 इनफाइनाइट। तो फ्रेंड्स ये था हमारा कोलराउश का नियम। आई होप आपको समझ में आ गया हो। अब हम देखेंगे हमारा तीसरा नियम। तो हमारा तीसरा नियम क्या है? हमारा तीसरा नियम है डाउल्ट का नियम। तो इस नियम के अनुसार किसी विलायक में अवाष्पशील विलेय मिलाने पर प्राप्त विलयन के वाष्प दाब का आपेक्षिक घनत्व विलेय के मोल प्रभाज के बराबर होता है। मतलब किसी विलायक, अब ये होता क्या है विलायक, इसका मतलब है जैसे जल हुआ, दूध हुआ, मतलब जिसमें कोई चीज डाली जाए, ठीक है, तो उसे कहें क्या विलायक में अवाष्पशील विलेय मिलाने पर प्राप्त विलयन के वाष्प दाब का आपेक्षिक घनत्व विलेय के मोल प्रभाज के बराबर होता है। सबसे पहले देखो कि वाष्प दाब का आपेक्षिक घनत्व, तो ये होता है कि P नोट माइनस PS अपॉन P नोट, और क्या है, और है हमारा मोल प्रभाज। तो मोल प्रभाज क्या होता है स्मॉल n अपॉन स्मॉल n प्लस कैपिटल N। तो ये दोनों इक्वल्स टू होते हैं। अब देखेंगे इसमें हम तनु विलयन के लिए, किसके लिए, तनु विलयन के लिए, जो कि है स्मॉल n प्लस कैपिटल N इक्वल्स टू कैपिटल N। तो स्मॉल n प्लस कैपिटल N हमारा किसके इक्वल्स टू है, P नॉट माइनस PS अपॉन P नॉट। तो ये आ गया यहाँ इज इक्वल टू, और जो कैपिटल N होगा तो वो किसके होगा, स्मॉल n अपॉन कैपिटल N के बराबर। और जो ये हमारा स्मॉल n होता है वो इक्वल्स टू होता है स्मॉल w अपॉन स्मॉल m के। तो ये एज इट इज उतार देंगे यहाँ इज इक्वल टू, अब स्मॉल n की जगह रखेंगे स्मॉल w अपॉन स्मॉल m, और कैपिटल N की जगह रखेंगे कैपिटल W अपॉन कैपिटल M। अब क्या करेंगे, अब P नॉट माइनस PS अपॉन P नॉट इज इक्वल टू है स्मॉल w अपॉन स्मॉल m, तो ऐसी होगा, और ये ऊपर चला जाएगा क्रॉसिंग में, तो क्रॉसिंग में जाएगा तो ये उल्टा हो जाएगा, तो आएगा कैपिटल M अपॉन कैपिटल W। तो इसका फॉर्मूला है P नॉट माइनस PS अपॉन P नॉट इज इक्वल टू स्मॉल w अपॉन स्मॉल m गुना कैपिटल M अपॉन कैपिटल W। अब ये है इसके, देखते हैं कि P नॉट क्या है, शुद्ध विलायक का वाष्प दाब, और स्मॉल w क्या है, विलेय का भार, कैपिटल W है विलायक का भार, और PS है विलयन का वाष्प दाब, और स्मॉल m है विलेय का अणुभार, कैपिटल M है विलायक का अणुभार। अब है इसकी सीमाएं देख लेते हैं। तो इसकी सीमाएं बस 3 हैं, ये भी इम्पोर्टेंट है। तो फर्स्ट है यह तनु विलयन पर लागू होता है, सेकंड है यह अवाष्पशील पदार्थ के विलयन पर लागू होता है, थर्ड है यह विद्युत अपघट्य के विलयन पर लागू नहीं होता है। मतलब ये अवाष्पशील पदार्थ के उस पर विलयन पर लागू होता है, और जबकि विद्युत अपघट्य के विलयन पर लागू नहीं होता है।
तो फ्रेंड्स ये थे हमारे तीनों नियम। आई होप आपको समझ में आए हों।